नमस्कार, ईटीना स्वदेश पर आपका स्वागत है। इलेक्शन की इस खास कवरेज रणभूमि में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र शुक्ला कांग्रेस से, मुकेश त्यागी बीजेपी से, सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट और प्रशांत दुबे सीनियर जर्नलिस्ट। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील सुब्रमण्यम जी आपके पास आऊंगा। सर, बिजनेस चैनल होने के नाते अब एक तरफ से महाराष्ट्र में तो बीजेपी की महायुति की सुनामी लग रही है, तो मार्केट ने एग्जिट पोल के बाद भी कुछ फैक्टर इन कर लिया था। फ्राइडे को स्पेशली जब हमने निफ्टी में 500 पॉइंट की तेजी दिखी, तो अब क्या सोमवार को भी इसका और इम्पैक्ट दिखेगा या पहले से ये फैक्टर्ड इन हो चुका है? नहीं नहीं, ये इतना तो फैक्टर नहीं हुआ था। एक आशा थी कि बीजेपी आएगी, बट इतनी जो एक रिसाउंडिंग विक्ट्री जो हुई है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कुछ लोग जो साइडलाइन में थे इस रिजल्ट के लिए, वो भी अभी मार्केट में घुसेंगे, तो जरूर मार्केट का रुझान बहुत पॉजिटिव होगा। और खाली महाराष्ट्र की रिजल्ट नहीं, अभी यूपी बाय इलेक्शन भी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और उस कुछ दिनों में वहां पे भी असेंबली इलेक्शन चलने वाली है। तो वहां पे भी अगर 9 से 7 सीट में बीजेपी अहेड है, ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट डेफिनेटली एक स्ट्रांग ओपनिंग से शुरू करेगा टुमारो, मंडे को। है कि जो फैंस सीटर थे, जो वेट एंड वॉच के मूड में थे मार्केट के अंदर आने के लिए, अब उनके लिए भी ये जो रिसाउंडिंग विक्ट्री है महाराष्ट्र की, वो एक बड़ा बूस्ट है। और यूपी के अंदर भी, क्योंकि यूपी जो है वो देश का बड़ा राज्य है। 2027 के अंदर जो अगला सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और वहां पर भी उपचुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट को में दिखेगा सोमवार को। राघवेंद्र जी, आपसे यही समझना चाहूंगा, अब क्या इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि जो ये रीजनल पार्टी थी, शरद पवार जी की बात करें या स्पेशली उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की बात करें, तो अब ये इंडिया गठबंधन एक बार फिर बिखर सकता है, क्योंकि इन पार्टियों के लिए अब अस्तित्व का भी सवाल है। अगले कुछ वक्त में बीएमसी के इलेक्शन भी होंगे, तो ये जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के एक बिखराव का भी एक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। नहीं, ये देखिए, अभी गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं रहेगा, बिखराव हो जाए, ऐसी कोई स्थिति अभी आई नहीं है। ठीक है, तो चुनाव है, जो भी जनता का निर्णय होगा सराखों पे रखा जाएगा। आगे नीतियां या पब्लिक तक हमारी बातें पहुंचाने का जो पुख्ता एक इंतजाम करके जनता में रहना होगा। तो ये परिस्थिति है। बाकी टूटना, गठबंधन टूट जाएगा, ये वो हम भविष्यवाणी अभी फिलहाल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। बिल्कुल। प्रशांत दुबे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए महायुति जो है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, सुनामी की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, एक तरह से 2019 से भी काफी बेहतर प्रदर्शन। 2019 में तो बीजेपी 105 के करीब भी आई थी, लेकिन इस बार 118 120 तक जाती हुई दिख रही है। तो क्या चीजें कोर्स करेक्शन जो है वो बीजेपी ने किया लोकसभा चुनावों के बाद? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, और उसके बाद माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी काफी स्ट्रांग है। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें महायुति ने काफी बड़ी लीड ले ली। और तो ऐसी क्या चीजें जो महायुति ने पिछले आखिर के 2-3 महीने में की जो उनको इतना बड़ा लीड दे रही है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अलग अलग देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको इस तरीके से, जैसे मैं समझता हूँ, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ये कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हो वो 6 इलाकों में चुनाव होता है। किसी भी एक पार्टी का सभी इलाकों में चुनाव नहीं। जैसे मुंबई, कोंकण या विदर्भ इलाकों को अगर देखा जाए तो वहां पे बीजेपी और शिवसेना का अच्छा प्रभाव था। पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एनसीपी वहां पे ज्यादा अच्छी दिखती थी। मराठवाड़ा में भी बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी रहे हैं। जबकि उत्तर जो महाराष्ट्र है वहां की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन अगर आप इसको अब इस तरीके से अगर समझे कि एनसीपी जो 2 भागों में टूट गई है, उसके टूटने से जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी और जहां एनसीपी का वर्चस्व था, वो भी अब भाजपा को सहयोग कर रहा है।
शिवसेना जिन इलाकों में मजबूत थी, भाजपा उनके लिए सीट छोड़ती थी। अब उन इलाकों में भी शिंदे शिवसेना से अलग हो चुके हैं, तो वो भाजपा को सहयोग कर रहे हैं। मराठवाड़ा जो इलाका है जहाँ पे जरांगे का आंदोलन चल रहा था मराठियों को लेकर, कि बड़ा आंदोलन था, उसका असर इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में वो जरांगे का जो मराठा आंदोलन था उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। तो मराठवाड़ा के इलाकों में भी जो ये महायुति की जो पार्टियां हैं उनको फायदा दिख रहा है। दूसरा ये है कि मराठी और ओबीसी दो अलग अलग वोट थे, तो इस बार बीजेपी या उनकी पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास किया है कि अगर मराठाओं का वोट बीजेपी को नहीं मिलता तो ओबीसी का जो बल्क वोट है वो उसको मिले। तो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो रुझान में 220 सीटों पर महायुति की सरकार आगे चल रही है, उसमें बड़ा फैक्टर ये दिखता है कि ओबीसी को जो उन्होंने साध लिया है। दूसरा, विदर्भ के इलाके में उनके दो बड़े नेता हैं, फडणवीस और गडकरी, वहां पर भी उन्होंने लगभग स्थिति को अपने पक्ष में रखा है। मुंबई और कोंकण का जो इलाका है वहां पे शिवसेना का जो शिंदे गुट है और भाजपा है वो अपनी मजबूत स्थिति में दिख रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर देखें तो शरद पवार और अजित पवार एनसीपी का बड़ा वोट बैंक था, अच्छा प्रभाव था वहां पर। तो अजित पवार के टूटने के बाद जो वहां पे एनसीपी के वोटों में बंटवारा हुआ है, तो एक तो अजित पवार का फायदा बीजेपी को मिल रहा है और दूसरा बीजेपी वहां पे कुछ इलाकों में खुद की सीट लेने में भी कामयाब हुई है। तो इसको अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कभी भी किसी एक पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व नहीं रहा है। किसी जगह भाजपा का, हालांकि भाजपा वहां सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में वो पूरी तरीके से फैल के नहीं हुई है। बहुत अधिकतम 130 सीट के आसपास शायद उसकी आई थी एक बार जब उन्होंने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो 130 सीट के आसपास। अकेले तो अपने किसी दम भी पर पार्टी की चुनाव लड़ा था, सरकार में तब 123 सीटें आई थी, गठबंधन नहीं हो पाया था शिवसेना और बीजेपी का 2014 में। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद ही 2014 में जब अक्टूबर 2014 के चुनाव हुए थे, तब भाजपा ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था और 123 जो था वो सबसे बड़ा आंकड़ा था भाजपा का। और वो 2009 के अंदर जब ये 45 से 123 हुए थे, 3 गुना तक सीटें बढ़ गई थी। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुज अग्रवाल जी भी जुड़े हुए। अनुज जी, आपसे वोटिंग के दिन भी बातचीत हुई थी, तब भी आपने बताया था कि बीजेपी लीड कर सकती है। तो आप भी मानेंगे कि जो जिस क्षेत्र के अंदर, जो 6 क्षेत्र है जहां जहां बीजेपी की वीकनेस थी, वहां पर महायुति के दूसरे जो घटक दल थे उन्होंने सपोर्ट किया और इसके वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और हो सकता है कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत भी हो। 128 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है। बिल्कुल बड़ी जीत की तरफ बीजेपी है और एक तरफ क्लीन स्वीप की तरफ जा रही है पूरा एनडीए अलायंस महायुति। और ये अनयूजुअल नहीं था, ये सारे ट्रेंड दिख रहे थे। मैंने कभी भी अपने एनालिसिस में हर बार ये कहा और कि संघ ने जो इस तरह से भाजपा का साथ दिया और जिस तरह से भावनात्मक मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, बटोगे तो कटोगे मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा ने अपना कैंपेन चलाया, योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा बने, और महिला वोटरों के जेब में 1500 रुपए डालना, ये 3 सबसे डिसाइडिंग फैक्टर रहे इस इलेक्शन के, जिस पर पूरा का खेल बदल दिया गया। कोई मराठा मनुष्य का कोई गेम नहीं चला। आपस में महायुति ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन दिखाया, एकता दिखाई और ये दिखाया कि हम में से कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। फडणवीस भी यही बोले और शिंदे भी यही बोले। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा कि एक यूनिटी दिखाई दी, एक वोट एक्सचेंज दिखाई दिया। अजीत पवार की पार्टी को भी जितने वोट मिले उसमें बीजेपी और शिवसेना के भी वोटर्स ने खूब जम के वोट दिया और एक तरीके से महाअगाड़ी का सफाया कर दिया। ये एक रिवोल्यूशनरी है जो जिस महाअगाड़ी ने लोकसभा चुनाव में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, आज वो बिल्कुल मुंह के बल गिर गए, किसी लायक नहीं बचे। मतलब इतनी ज्यादा ये तो अपमानजनक हार है अगर देखा जाए तो। और महिला वोटरों ने और एक हिंदू सेंटिमेंट ने पूरा महाविकास आघाड़ी जो है वो किसी लायक नहीं रही है, बहुत औंधे मुंह गिर गए हैं। मुझे तो हास्यास्पद चीजें लगती हैं कि इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई जा रही है बार बार। आप मुझे एक प्रश्न का मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी सत्ता में वही थे, मुझे आप 5 काम उनके गिना दीजिए जिससे जनता को सीधा फायदा पहुंचा हो। आपसी रणनीति
आपसी फूट डालने का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 काम जो सीधा पब्लिक को लाभ मिला हो। हम तो कह रहे हैं ये 1500 कह रहे हैं, हम तो 3000 रुपये कह रहे हैं, हम भी फायदा देंगे। हम भी जो हमारी बहनें उनको जो हमसे बन लेकिन आप पड़ेगा अपनी बात पहुंचा नहीं पाए ना, वोट नहीं मिले सर। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं ना सर, हम सत्ता में तो थे नहीं। मैंने शुरुआत में ही आते कहा कि एंटी कंबेंसी वर्ड जो है वो लोग भूल चुके हैं। अच्छा, एंटी कंबेंसी जो हम पहले बहुत करते थे कांग्रेस की सरकार में, वो अब कहाँ चला गया सर? तो क्यों भूल चुके हैं ना? अब भूल चुके हैं ना सर। सरकार द्वारा अगर सरकार की कमियां तो गिनानी चाहिए, अगर हम गिनाएंगे नहीं तो मतलब विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है अच्छे से। 100% कर रहा है सर। हम बार बार वही चीज समझा रहे कि जब हम जैसे राहुल गांधी जी आज पूरे देश भर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, जितने लोग उनके सामने भीड़ आपने देखी, क्या वो बुलाई गई भीड़ थी? वो स्वयं जनता अपने साथ उठ के आई थी सर। ऐसा नहीं कि जनता साथ में नहीं है, बट ठीक है, जो भी फैसला या जो भी बातें सामने आ रही है उसको स्वागत किया जाएगा, किंतु अभी उत्सुकता ना दिखाते हुए। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई है। रुचिका जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे राघवेंद्र शुक्ला जी के जनता जो है वो एंटी इनकम्बेंसी भूल गई है, तो बीजेपी के द्वारा ऐसा क्या किया गया है कि जनता को एंटी इनकम्बेंसी लगती नहीं है? और 10 साल सत्ता में रहने के बाद, जैसे हमने हरियाणा में देखा, आप और बड़ी जीत के साथ आते हैं। यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी अब तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जी, वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। ये देखिए, ये एनडीए के लिए, हमारे महायुति गठबंधन के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। और ये जीत कोई नई नहीं है हमारे लिए, हमने ये पहले से ही प्रिज्यूम कर रखा था, क्योंकि ये जीत है हमारे शासन की, ये जीत है हमने जो जनता के लिए काम किया है, ये जीत है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादों की, जो उन्होंने वादे किए जनता के साथ और हमेशा पूरे किए। ये हार है जो तुष्टीकरण की राजनीति की, ये हार है परिवारवाद की, ये हार है भ्रष्टाचार की। जिस तरीके का महाअघाड़ी के भ्रष्टाचार दिन पर दिन सामने आते रहे, उनकी आपस में फूट वो लगातार सामने आती रही। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है। वो सामने आया और जनता ने ये रियलाइज किया कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो महायुति ही है, वो एनडीए सरकार ही है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है। उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो काम किया गया वो सामने जनता को नजर आया। और मेरे भाई साहब जो भी इससे पहले बोल रहे थे कि जनता के एंटी इनकम्बेंसी भूल गई है, वो भूलना ही पड़ेगा जनता को, क्योंकि उनको काम नजर आता है, उनको ये नजर आता है कि आपस में एकता के साथ कौन काम कर रहा है। यहाँ पर तो इनके आपस में, इनके खुद के ही सारे के सारे लड़ाई में लगे हुए हैं कि हम सीएम बनेंगे और हम सीएम बनेंगे। वहां पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पहले मुझे सीएम का फेस अनाउंस कर दो जी, चाहे उनके पास सीटें उन्हें कुछ भी मिल रही हो। यहाँ कांग्रेस की खींचातानी है, एनसीपी की खींचातानी है, आपस में इनकी एकता नहीं बन रही है, तो ये जनता के साथ एकता बना के क्या काम कर लेंगे? इसलिए जनता ने क्लियर कट युति से सीएम का दावेदार कौन होगा? पिछली बार तो आपने एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया था, लेकिन इस बार तो आप पिछली बार से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, तो क्या इस बार भी एकनाथ शिंदे जी के चांसेस हैं, या फिर बीजेपी से ही कोई चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, ये हम लोगों ने कभी किसी के फेस पे हम नहीं चुनाव लड़ते। हम यहाँ पर पूरा का पूरा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि रिजल्ट के बाद नेता कौन होगा। हम लोग अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो किसी एक नाम के और एक पार्टी के ना होके हम गठबंधन लड़ाई करता है, गठबंधन इलेक्शन लड़ता है, और गठबंधन की ही वो जीतती है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व बाद में डिसाइड करेगा कि किसको सीट मिलनी चाहिए। सर, क्या मार्केट में इसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? देखिए, सरकार तो अब महायुति की बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी से हो सकता है, मुख्यमंत्री शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से हो सकता है, तो इसका भी मार्केट
कुछ इंतजार कर रहा है और इसका भी प्रभाव पड़ेगा क्या कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री हो तो मार्केट को और ज्यादा पसंद आएगा, या फिर एनडीए का ही मुख्यमंत्री हो लेकिन दूसरी पार्टी से हो तो वो मार्केट इतना एक्साइटेड नहीं होगा? क्योंकि ये अल्टीमेटली एक ज्वाइंट सरकार है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को सीट ज्यादा मिले, मगर हर सीट में सभी तीनों पार्टी का वोट मिलके ही उनको मिला है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि अपने अलग बलबूते पे ये जीती है। तो एज लॉन्ग एज जॉइंटली वो साथ में है, बस वो काफी है। मार्केट को ये कुछ मायने नहीं रखता कि कौन। इनफैक्ट पहली बार भी आप देखा कि बीजेपी का लार्जेस्ट पार्टी, फिर भी उन्होंने शिंदे जी को दिया सीएम के पद ना। तो ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेटली ये मोदी की सरकार है। जो भी राज्य में जो भी हो रहा है, देश में मोदी का सरकार है, तो वही बात इधर भी दिखेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, वो उसमें मार्केट पे और उसको कोई असर नहीं होगा। अल्टीमेट जो है ये मोदी सरकार है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, देवेंद्र फडणवीस बने, एकनाथ शिंदे बने या कोई और बने, ये जो सरकार है वो मोदी सरकार है। वैसे मैं बताना चाहूंगा सर, गिफ्ट निफ्टी अभी 190 पॉइंट ऊपर है, तो कितना गैप अप ओपनिंग सोमवार को एक्सपेक्ट किया जाए? ये कहना बहुत मुश्किल है। गैप अप तो होगा, पर कितना होगा क्योंकि देखिए एफआईएस की खरीदारी भी अगर शुरू होती है तो भयंकर गैप अप हो सकता है। डोमेस्टिक साइडलाइन में जो वेट करे जरूर निवेश कर लेंगे कल, पर क्या एफआईएस भी अपना पैसा डालना शुरू करेंगे? क्योंकि कंटिन्यूसली 1.5 महीने से वो सेलर्स रहे हैं, और अगर इसके कारण टिल्ट होता है थोड़ा एफआई की फ्लोज, तो बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है। तो उनके हाथ में है कल की ओपनिंग। सर लेकिन चलिए, अब ये तो तय है कि संडे को या आज शाम को कुछ ग्लोबल फ्रंट पे कुछ नहीं हो तो गैप अप ओपनिंग तो तय है। तो माने कि हमने देखा था फ्राइडे को एफआई ने लंबे वक्त बाद अच्छी खासी खरीदारी करी, और सोमवार को भी अगर खरीदारी दिखती है तो आने वाले दिनों में एफआई की खरीदारी होगी, और फिर घरेलू निवेशकों का, एसआईपी का तो पैसा आ ही रहा है, तो मार्केट को एक मोमेंटम मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा वापस जो गिरावट हुई है उसको रिकवर करने का। नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो फ्राइडे को एफआईएस की वापस बाइंग आई वो इसीलिए कि जो अदानी न्यूज के कारण पिछले दिन जो करेक्शन हुआ था, तो वो खाली अदानी शेयर्स में तो हुआ था ज्यादा, मगर ओवरऑल मार्केट में भी एक करेक्शन हुआ था। तो वैल्यूएशन जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसकी वो एक कारण था कि एफआईएस इंडिया से हटकर शायद चाइना में जा रहे थे या वापस यूएस में जा रहे थे। अगर वैल्यूएशन में कंफर्ट आ गया और फिर नेचुरली वो बॉटम फिशिंग करेंगे, उनको करेक्शन आ गया, तो फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड में देखे तो ग्रोथ स्टोरी इंडिया का ही है। क्या इस क्वार्टर के रिजल्ट से थोड़े नाराज थे, तो वो सोच रहे थे कि देखेंगे। अब वो करेक्शन तो हो गया, तो इवन इस क्वार्टर के रिजल्ट के बावजूद अगले क्वार्टर में एक बेहतरीन रिजल्ट आने की एक आशा है। तो जरूर अभी जाके खरीदारी करेंगे। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो अभी वापस डालने शुरू कर रहे हैं। तो जरूर मैं कहूंगा कि अब वो करेक्शन जो थर्सडे को हुआ था उसके कारण ही एफआईएस में एक बदलाव दिख रहा है, और वो मंडे से जारी रहा तो मार्केट इजीली लॉसेस को रिकवर कर सकती है। तो आपने कहा कि एफआईएस का रुख भी बदल सकता है और मार्केट में एक पॉजिटिव मूव तो मंडे को आना तय है ही है। गिफ्ट निफ्टी ही करीब 200 पॉइंट ऊपर अभी दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें महाराष्ट्र के चुनाव की। एक तस्वीर है जहां पर हर्षोल्लास है, सेलिब्रेशन चल रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जहां पर निराशा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। दो हमारे संवाददाता, दो रिपोर्टर, सबसे पहले मैं जाऊंगा आस्था चोपड़ा के पास जो बीजेपी के महाराष्ट्र हेडक्वार्टर से है। आस्था, बताइए किस तरह से जश्न चल रहा है, और शुरुआत में तो आपने कहा था कि ढोल नगाड़े वाले आए हुए हैं, तो अब क्या वो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और सेलिब्रेशन चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। अभी अभी बीजेपी के लीडर्स आए हैं, विनोद तावड़े, और साथ ही साथ और अन्य लीडर्स भी आए हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, चीयरिंग हो रही है, हूटिंग हो रही है। और हम आपको बता दें कि अभी अभी 200 लड्डू के बॉक्सेस अंदर गए हैं हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में। अभी 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं वो लोग, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन पहले ही शुरू हो चुकी है और बिल्कुल ढोल नगाड़े बजने बिल्कुल शुरू हो गए हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे लीडर्स से भी बात हुई है, अभी हम विनोद तावड़े से भी बात करेंगे और सब लोग बहुत एक्साइटेड है और बोल रहे हैं कि फुल बहुमत में वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। काफी उत्साह दिख रहा है, लड्डू के डब्बे खुल चुके हैं, यहाँ पे बहुत नाच गाना हो रहा है, चियरिंग हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है और कुछ ही समय में हमको फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अभी अभी हमको पता चला है कि वो बहुत ही जल्द बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आने वाले हैं और साथ साथ में लीडर्स का आना जाना शुरू हो चुका है। हम लोग उनसे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। अभी ढोल नगाड़े, स्क्रीन्स, चेयर और काफी ज्यादा मात्रा में अभी पटाखे भी आने को दिखे हैं हम लोगों को। काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं और कुछ ही समय में जैसे ही बड़े बड़े लीडर्स आ जाएंगे बिल्कुल सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फूल, मालाएं, पटाखे, मिठाई के डिब्बे सबसे का लेकर जश्न जो है वो बीजेपी के महाराष्ट्र हेडक्वार्टर पर दिख रहा है, जहां पर ढोल नगाड़े, लड्डू बट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं। अब मैं चलता हूं हमारी दूसरी सहयोगी ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या इस समय दादर के सेना भवन से है। हालांकि सेना भवन जो शिवसेना का हेडक्वार्टर है, लेकिन हमने देखा कि शिवसेना के अंदर दो हिस्से हो गए और अभी वाला जो सेना भवन है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उनका ऑफिस है। लेकिन जो शिवसेना इलेक्शन कमीशन ने जिसको शिवसेना का उनके द्वारा प्रदर्शन अच्छा किया गया है, जो कि एकनाथ शिंदे के द्वारा लेड है। लेकिन अभी ऐश्वर्या जो है वो सेना भवन पे है। सन्नाटा, किस तरह का सन्नाटा है ऐश्वर्या और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अभी अभी हमने सुना है कि संजय राउत के द्वारा भी कोई बयान दिया गया है, वो क्या बयान है और ओवरऑल कैसा माहौल है? बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर ढोल, ताशे, नगाड़े, लड्डू तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूबीटी शिवसेना के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी अगर नजर आ जाते हैं सुबह से तो भी बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटी है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है शिवसेना यूबीटी की तरफ से। और ये जैसा कि आपने कहा, ये दादर के एक प्राइम इलाके पर है शिवसेना भवन, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के क्लैन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। इसे काफी एक लेगेसी लोकेशन है, बट यहाँ पर कोई सपोर्टर्स नहीं है, इनके कोई कार्यकर्ता नहीं है। और इसके अलावा भी कोई जो सीनियर लीडर्स है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। इसकी जानकारी अगर यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो पुलिस कर्मी है इनसे मिली है कि अभी फिलहाल अगले कुछ घंटों में कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स नंबर्स तो हम देख ही रहे हैं, जो इनिशियल कुछ रुझान है वो 50 भी क्रॉस नहीं कर पाया है। ओवरऑल अगर महा विकास आघाड़ी की बात करें तो फिलहाल तो काफी एक किसी तरह का माहौल नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है यूपीटी शिवसेना के इस शिवसेना भवन पर। दादर के शिवसेना भवन में, शिवसेना यूबीटी के भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है, निराशा है, ना कार्यकर्ता है ना नेता है। और स्वाभाविक सी भी है क्योंकि स्थिति जो है, अभी जो रुझान आ रहे हैं वो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 128 सीटों पर आगे है और महायुति जो है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, सुनामी की तरफ बढ़ रही है। शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे 52 सीटों पर आगे है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी लेड बाय अजीत पवार 36 सीटों पर आगे है। शिवसेना यूबीटी जिसके हेडक्वार्टर से अभी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 21 सीटों पे आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी निराशाजनक प्रदर्शन, मात्र 19 सीटें। अपनी 2019 का जो परफॉर्मेंस था, जहां पर जो चुनाव था वहां पर भी 44 सीटें जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मात्र 19 सीटों पे आगे। शरद चंद्र पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार मात्र 12 सीटों पे आगे। तो एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री, सुनामी विक्ट्री की ओर बढ़ते हुए महायुति गठबंधन लेड बाय बीजेपी, शिवसेना एंड एनसीपी। राघवेंद्र जी भाई साहब, अब तो करीब करीब आप कह रहे थे 12 बजे तक का इंतजार करेंगे, अब तो 11:30 बज गए हैं, तो हार मान रहे हैं? नहीं, मैं फिर भी आपसे कहूँगा थोड़ा सा रुकना होगा। असमंजस की स्थिति है, किंतु हमें थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, अन्यथा उत्सुकता में नहीं आना चाहिए। अनुज अग्रवाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनुज जी,
ये देखिए बीजेपी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। हमने देखा, हमारे दोनों संवाददाता थे बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, आस्था चोपड़ा थी, जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है वहां पर। अभी फडणवीस जी भी आने वाले, विनोद तावड़े जी पहुंच चुके हैं। तो क्या जो लास्ट के दिनों में जो भी एक्शन दिखा, वोटिंग से एक दिन पहले भी हमने देखा कि विनोद तावड़े जी के ऊपर आरोप लगे, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई, उन सब चीजों को वोटर्स के द्वारा खारिज कर दिया गया, कुछ भी नहीं चला और चला जो है केवल कह सकते हैं लाड़की बहना योजना, और या जो बाकी जो वादे थे वही चले, बाकी जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे वो कुछ भी नहीं चला। देखिए, इलेक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि 10 से 15 दिन पहले तक मैक्सिमम वोटर अपना माइंडसेट बना लेता है, क्योंकि लगभग ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका होता है। बहुत थोड़ा सा फ्लोटिंग वोटर होता है, वो अगर कुछ कोई बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाता है तो वो शिफ्ट होता है। तो ऐसे छोटे मोटे आरोप लगते रहते हैं। वो तो उन पे ठाकरे साहब की सुप्रिया सुले पर भी आरोप लगे थे कि बिटकॉइन के थ्रू उन्होंने पैसा कन्वर्ट कराने की कोशिश की। तो ये सब चलते रहते हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड सेट हो चुका था, क्योंकि ये चुनाव ऐसा नहीं होता कि किसी ने एक शगुफा छोड़ दिया उससे चीजें बदल जाती हो। और पूरा संघ परिवार जितनी शिद्दत से लगातार, जितनी इन्होंने इंटेंसिवली मेहनत की थी, ये साल जो है संघ का शताब्दी वर्ष है। तो नागपुर उनका हेडक्वार्टर जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र अपने हाथ से निकलना देना कभी भी संघ नहीं चाहेगा। तो अगर पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो संघ है उसको बीजेपी ने एक तरीके से गिफ्ट दिया है कि देखो आपके जो सिद्धांत हैं और आपका जो हम पॉलिटिकल ट्वीट करा है हम वो आपको मैं महाराष्ट्र को फिर से पढ़ना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। संजय राउत जी ने ट्वीट किया है, ऑन बैलेट पेपर टेक इलेक्शन अगेन, द रिजल्ट ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट अ वोट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, नो 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 ट्रिपल नो, सच अ रिजल्ट कैन नॉट बी अप्लाइड। तो एक तरह से बैलेट पेपर पे बात आ गई है और लग रहा है कि संजय राउत ने तो हार मान ली है। शुक्ला जी आप नहीं मान रहे, लेकिन संजय राउत का ट्वीट है जिसमें वो बोल रहे हैं बैलेट पेपर पर पुनः निवडूक गया, महाराष्ट्र निकाला जनमत, यानी महाराष्ट्र की जनता का ये जनमत नहीं है। संजय राउत का ट्वीट है। मैं प्रशांत दुबे जी के पास जाऊंगा। प्रशांत जी, जैसा कि पहले आपने बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर 6 अलग अलग रीजन है, हर पार्टी की एक रीजन में स्ट्रेंथ है, दूसरे रीजन में वीकनेस है, और एक दूसरे को यहां पर सपोर्ट मिला है। जहां जहां बीजेपी कमजोर थी वहां पर एनसीपी अजीत पवार की वहां फायदा हुआ, शिवसेना एकनाथ शिंदे का फायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिंबल का भी जो कंफ्यूजन था, क्योंकि अभी तक जो पारंपरिक सिंबल था वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का, यानी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वो धनुष बाण था, वो अपोजिशन में उनके हो गया, और इसी तरह से शरद चंद्र पवार की पार्टी का भी। तो क्या आपको लगता है जो एक लोगों के द्वारा कहा गया है कि सिंबल का कंफ्यूजन का भी फायदा महायुति को हुआ है? देखिए अनुराग जी, अगर सिंबल का कंफ्यूजन होता तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को और सिंधे गुट को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सिंबल का जो विवाद था वो उस समय भी था, अलग अलग सिंबल अलॉट हो चुका था। अब विधानसभा चुनाव में आकर पब्लिक में ये कहा जाए कि पब्लिक को सिंबल का कंफ्यूजन हो गया और इधर का वोट उधर चले गया, तो ये थोड़ा तर्कसंगत बात नहीं लगती अगर कोई पार्टी अगर ऐसा कहती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी बात यहाँ पे अटकती है कि जनता को ये लग रहा था कि महायुति की तरफ जाने में ज्यादा फायदा है क्योंकि यहाँ विवाद कम है, जबकि महाअघाड़ी की तरफ जाने में उनको नुकसान दिख रहा था क्योंकि वहां पर विवाद ज्यादा है। क्योंकि नाना पटोले का बयान आ चुका था, वो सीएम बनना चाहते थे। उद्धव जी की मंशा थी कि वो सीएम बनना चाहते थे, और शरद पवार के यहाँ से भी शरद पवार किसी न किसी को आगे करते सीएम बनने के लिए। तो जहां विवादों की स्थिति आती है वहां पर जो जनता रहती है वो ऐसी पार्टी की तरफ जाना ज्यादा पसंद करती है जहां विवाद कम था। तो यही मैं समझना चाहूंगा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी। अब झारखंड के भी रुझान जो हमारे पास है क्लियर हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 29 सीटों पे आगे, भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों पे आगे, आरजेडी 5 सीट और बाकी एक सीट जो अन्य के पास है। तो झारखंड में क्या एंटी इनकम्बेंसी जेएमएम गठबंधन को नहीं लगी, या क्या चीजें ऐसी थी जो झारखंड में बीजेपी के पक्ष में नहीं गई? अनुराग जी, मैं पहले बोल रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर सरकार बनती है तो वहां सीएम को लेकर कोई विवाद नहीं है, एक ही नाम है सोरेन। जबकि भाजपा में ये क्लियर ही नहीं है कि भाजपा किसको सीएम बनाएगी, उसके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। वहां पर लोगों को ये साफ है कि या तो सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे
या उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो मुख्यमंत्री बनेगी, यह वहां की जनता में बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति आती है और सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कल्पना सोरेन का नाम, पब्लिक को ये पता है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी। तो मैं पहले भी चर्चा में कह चुका हूं कि झारखंड में भाजपा के पास चेहरे का जो अभाव था, उसकी समस्या थी। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां पर खड़ा नहीं कर पाए जो पूरे झारखंड का नेता हो। इसके मुकाबले सोरेन जो थे वो झारखंड के नेता अभी बनकर उभरे हैं। कांग्रेस की इसका नेता फायदा सुप्रिया सिनेत कुछ बयान दे रही है, सीधा उनके पास चलते हैं। क्या हार मान ली है कांग्रेस ने? सुप्रिया सिनेत क्या बोल रही है, आइए सुनते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट तो होती है। ये सुप्रिया सिनेत ने एक तरह से महाराष्ट्र में हार मान ली है, लेकिन एक तरह सांत्वना है कि झारखंड में प्रदर्शन से संतुष्ट है। ऑफिशियल बयान कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सिनेत का। राघवेंद्र जी, अब तो मैडम ने भी हार मान ली है। देखिए कैसा है कि अब जो हमारी नेता ने कहा है तो ठीक है, यदि अगर जनता ने, ये जनता की बात कर रहा हूँ, कि अगर उन्हें नहीं लगा तो हम प्रयास करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे, फिर उन्हें बताएंगे, पर विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। विरोध, जो भी कमियां, जनता का जो फायदा होगा वो हम पहुंचाने का प्रयास समय समय पे करते रहेंगे। बिल्कुल जी, अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे एक तरह से निश्चित तौर पे। बट ये देखना होगा कि आगे चल के जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो वो बड़ा दिल करके क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाती है, ये भी तो देखना होगा। आपके साथ रहे, मतलब आप उनकी फूट का आपको सहारा दिया उन्होंने। हाँ। तो इस समय क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दिल बड़ा करके पुनः एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाती है कि नहीं? मैं वापिस प्रशांत दुबे जी काफी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे झारखंड के संदर्भ में, लेकिन सुप्रिया सिनेत जी का बयान आ रहा था तो हमें उन्हें रोकना पड़ा। प्रशांत जी, आप कह रहे थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कंफ्यूजन था कौन बनेगा नहीं बनेगा और वोटर ने कम कंफ्यूजन को चुना, लेकिन झारखंड के अंदर क्लियर था कि हेमंत सोरेन ही जेएमएम गठबंधन के साथी होंगे। हमने बीच में देखा भी था कि कुछ इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में कुछ खटपट भी हुई थी, लेकिन अभी जो नतीजे बता रहे हैं कि जेएमएम सरकार बनाने जा रहा है। तो क्या जो हेमंत सोरेन को जेल हुई थी, फिर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, चंपई सोरेन फिर वापस हट गए और फिर बीजेपी में शामिल हुए, तो वो जो एनकैश करना चाहती थी जिन इलाकों में चंपई सोरेन का प्रभाव था वो बीजेपी एनकैश नहीं कर पाई और हेमंत सोरेन ने जो उनको जेल हुई थी उसको एनकैश कर दिया और वोटर्स के बीच में गए और उसका फायदा मिला उनको। निश्चित रूप से अनुराग जी, भाजपा ने चंपई सोरेन को जो लगाया था आदिवासी, क्योंकि वहां पे 26% आदिवासी हैं और उनको साधने के लिए लगाया था। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि भाजपा वहां पे आदिवासियों को साधने में बिल्कुल सफल नहीं हुई है। उसके पास ऐसा कोई भी आदिवासी नेता नहीं है जो आदिवासियों के बीच इस मैसेज को दे पाए कि भाजपा आदिवासियों के बारे में सोचती है, उनके लिए करती है। दूसरे राज्यों में उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, झारखंड में इसका अभाव दिखता है। अगर झारखंड में भाजपा को सरकार बनानी है तो भाजपा को ऐसे नेताओं को आगे करना पड़ेगा जो मास लीडर हो, जो बहुत बड़े क्षेत्रों में जिनका प्रभाव हो, जो आदिवासी लीडर हैं, जो उभर के आ सकते हैं, ऐसे लीडरों को सामना करना पड़ेगा। अगर भाजपा इसी तरीके से झारखंड में लीडरों के अभाव में, वहां लीडर बहुत सारे हैं लेकिन मास लीडर की कमी भाजपा में नजर आती है। अगर वो ऐसे नेताओं को आगे नहीं कर पाएगी, ऐसे नेता पैदा नहीं कर पाएगी तो वहां सरकार बनाने की समस्या से जूझती रहेगी। अनुराग जी, एक महाराष्ट्र के बारे में एक बात छूट गई थी जो मेरा आकलन है, हो सकता है यह सही हो या गलत हो। मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में इस बार भाजपा किसी ओबीसी चेहरे को सीएम बना सकती है। उन्होंने ब्राह्मण को सीएम बना लिया, मराठा को सीएम बना लिया, अब बचता है ओबीसी। तो मेरा ऐसा आकलन है कि अगर भाजपा सीएम अगर बनाती वहां पे
तो किसी ओबीसी पर इस बार महाराष्ट्र में दांव खेला जाएगा। अरे चलिए, आप सर पहले ही बता दीजिए, आप बता रहे हैं और आपका आकलन है, तो कौन कौन से कंटेंडर होंगे ओबीसी चेहरे के भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की रेस में? नहीं, मैं नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता। मैं कास्ट फैक्टर के हिसाब से चर्चा कर रहा हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि भाजपा इस बार ओबीसी चेहरे पर दांव खेले। वो चेहरा कौन होगा ये कहना थोड़ा बहुत कठिन है। मैं कास्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि ब्राह्मण फडणवीस सीएम बन चुके हैं, मराठा शिंदे सीएम बन चुके हैं। अब चूंकि ओबीसी वोटरों को साधने का बहुत प्रयास किया गया था और लगभग उसमें भाजपा या दूसरे उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो उसमें सफल हुई है, तो किसी ओबीसी चेहरे पर इस बार भाजपा दांव खेलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह से हमने देखा कि 2023 दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अलग अलग कास्ट इक्वेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भाजपा ने एक सरप्राइज चेहरा जनता को दिया। मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान के अंदर भजनलाल जैन, जो पहली बार के विधायक थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चुने गए। और अभी से जो भाजपा के नेता है वो तो देवेंद्र फडणवीस की बात कह रहे हैं। किरीट सोमैया भाजपा के नेता जो पिछले कुछ वक्त से थोड़ा साइलेंट मोड में चले गए थे, लेकिन अभी जैसे ही रुझान आए हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं। वो जिहाद के विरुद्ध में धर्म युद्ध की जीत है। वो जिहाद के लिए राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे ने जो मालेगांव में पैसा भेजा था, अभी तक ईडी ने 363 करोड़ रुपया रिकवर किया है। यह जो पराभव है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के जो कोविड में किए घोटाले का और उनके घमंड का पराभव है। सोमैया बड़े दिनों बाद आके संबोधित करते हुए और बताते हुए कि क्या चीजें अपोजिशन के पक्ष में नहीं रही और उनकी पार्टी के पक्ष में रही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इलेक्शन की खास कवरेज में हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जो लेटेस्ट स्थिति है महाराष्ट्र और झारखंड की, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ती हुई, महायुति एक सुनामी की ओर बढ़ती हुई। बीजेपी 126 सीटों पे आगे, शिवसेना एकनाथ शिंदे 54 सीटों पे, एनसीपी अजीत पवार काफी शानदार प्रदर्शन, एक सीट जीती थी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों के अंदर, लेकिन 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे मात्र 20 सीटों पर आगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन 19 सीट पर आगे और एनसीपी शरद चंद्र पवार भी मात्र 14 सीटों पर आगे। इसके अलावा अन्य छोटी पार्टियां और निर्दलीय मिला के भी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, महाराष्ट्र कांग्रेस के। राघवेंद्र जी, आपने कहा था 12 बजे के करीब आप अपना फाइनल कॉल देंगे, तो अब तो मान रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी हार गई। आपके नेताओं ने मान लिया, संजय राउत ने मान लिया, सुप्रिया सिनेत ने तो आके बाइट भी दे दी है। तो अब बताइए, आप तो महाराष्ट्र कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, कहाँ कुछ देखिए होता है, जब विश्लेषण होगा तब आपकी पार्टी पूरा एनालाइज करेगी, लेकिन लोकसभा में जो पार्टी 17 सीटों पे लड़ती है, 13 सीटों पे जीतती है, एक उनका रिबेल कैंडिडेट सांगली में विशाल पाटिल वो जीतता है, 17 में से आप 14 लोकसभा क्षेत्र में आपके सांसद थे और अभी जो विधायक की संख्या मात्र 19 हो रही है। देखिए, ऐसा है कि इस विषय को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभी ये जनता ने जो भी निर्णय लिया है तो अब उनको हमें मान के हमें आगे बढ़ना होगा। विरोधी पक्ष में रह के सरकार की कमियों को दिखाना पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी शब्द को जो लुप्त हो चुका है उसको लाना होगा। बस यही कह के मैं क्या कह सकता हूँ। बस मतलब आप भी निराश है? निराश नहीं है, हम काम करेंगे सर, हमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करते आई है, आज तक के इतिहास में काम करता है, ये आगे भी काम करेगी। ठीक है, ये लेसन है, हम इससे अच्छा प्रदर्शन अगली चुनाव में करेंगे। अब सुनील सुब्रमण्यम सर के पास मैं चलूंगा। सर,
हमने देखा है, जैसा आपने बताया भी, कि मार्केट तो इसे काफी पसंद करेगा। मुंबई के अंदर पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी अपग्रेडेशन देखा। तो अब सेंटर और स्टेट, और आपने कहा कि अब ये जो पब्लिक वोट दे रही है ये किसी पार्टी पे वोट नहीं दे रही है, पब्लिक ये नहीं सोच रही कि शिवसेना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या फडणवीस बनेंगे या कोई और बनेगा, पब्लिक वोट दे रही है मोदी के नाम पर। तो सेंटर में मोदी, स्टेट में उनकी सरकार, दोनों का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के लिए कितना बेहतर होगा, और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या फिर और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है वो अब महाराष्ट्र अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे ओवरऑल महाराष्ट्र को फायदा होगा, और मुंबई जो कि देश का आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल इंजन है, उनको फायदा होगा? नहीं, जरूर। देखिए, महाराष्ट्र ऑलरेडी मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, तो डेफिनेटली एक इंडियन इकोनॉमी की रिवाइवल में कैपिटल गुड्स की स्टोरी है, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हाथ है। तो जरूर मैं कहूंगा कि यहाँ पे सेंटर के साथ जो एक डबल इंजन सरकार कहते हैं ना, स्टेट और सेंटर में एक ही सरकार, तो उससे उनको अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे, स्कीम्स भी अच्छे लॉन्च होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर एक ग्रोथ देख सकते हैं। सेकेंड बात मैं कहूंगा, सिंगल एक टोटम पोल जैसा एक इंफ्रा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, जो कि गुजरात जहाँ पे बीजेपी का सरकार है और महाराष्ट्र के बीच में चलने वाली गाड़ी है, उसमें अभी तेजी से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। शायद अगले चुनाव के पहले इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन का उद्घाटन होना बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है, गडकरी जी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज की मिनिस्ट्री को देखते हैं और विदर्भ के भी है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट और पुश है उनको। तो वो बात भी मैं समझूंगा कि ये महाराष्ट्र के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, देखिए इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो महाराष्ट्र का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए जब सेंटर का सपोर्ट होगा तो जरूर देश की उन्नति में महाराष्ट्र का भी हाथ होगा, और ये खबर तो मार्केट के लिए अच्छी खबर ही है। कुछ ग्रोथ के आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। महाराष्ट्र की जो जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, FY25 में वो मात्र 5.5% तक रह सकती है, जबकि FY24 में 10% तक थी। रेवेन्यू डेफिसिट है वो 5 गुना तक बढ़ गया है FY24 में। पर कैपिटा इनकम भी जो महाराष्ट्र गिर गया है 5वें से 6ठे पोजीशन पे, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु से पीछे है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.6% ऑफ जीएसडीपी प्रोजेक्टेड है FY25 में, और जबकि फाइनेंस कमीशन की जो अपर लिमिट है वो 3% की है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो महाराष्ट्र का आधे % तक हो गया है, जबकि FY23 के अंदर वो मात्र 0.1% था। तो आप मानेंगे सर, सुनील सर, ये जो लाडली बहना स्कीम, कैश ट्रांसफर स्कीम, इन सब से फिस्कल डेफिसिट जो है वो महाराष्ट्र का काफी गड़बड़ाया है, और अब नई सरकार को इस पर काफी काम करने की जरूरत पड़ेगी। उनका भी खजाना जो है वो इतना भरा हुआ नहीं होगा। बिल्कुल, मगर ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे सेंटर ने भी बजट में टाइम में बताया था कि वो ग्रांट देंगे, 50 साल वाली लोन देंगे स्टेट्स को जो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करती है। तो मेरे ख्याल में ये मन में रखते हुए कि उनको सस्ता पैसा सेंटर से भी मिलने वाला है, तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट है जरूर, मगर इलेक्शन के टाइम में ये करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म ना। खाली पैसा बांटने की जगह एक सही वक्त पे, सही टाइम पे, एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, इलेक्शन जीतना भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तो पॉपुलिज्म की जरूरत होती है, वो अवॉइड नहीं कर सकते कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। मगर अभी 5 साल है अगले इलेक्शन तक, तो इसको अभी रेवेन्यू को जैसे बढ़ा के, ये जो उन्होंने नए लाडली बहना ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया है, उसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ उनको इनकम जनरेशन के लिए भी करना पड़ेगा, वो जरूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ये बीजेपी के लेड सरकार अब सेंटर में देखिए ना, फिस्कल डेफिसिट को सही तरह से मैनेज करके डेवलपमेंट को भी आगे ले जा रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में भी ऐसे होगा, इसमें सोचना गलत नहीं होगा ना। तो सेम तरीके से वो प्लानिंग जो करेंगे, मेरे ख्याल में उम्मीद रखेंगे कि डेफिनेटली डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़ेंगे, मगर पॉपुलिज्म को मन में रखते हुए डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म, वो ये मैं कहूंगा कि एक बैलेंसिंग एक्ट जो इस गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, जैसे सेंटर में हो रहा है। बिल्कुल सर, जो पहले टर्म होता था रेवड़ी, अब वो रिप्लेस हो गया डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? रेवड़ी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, देखिए सब लोग बातचीत करेंगे, बट इन एक्शन देखा आपने कर्नाटक का इलेक्शन में, याद करता हूं आपको कि कांग्रेस के गठबंधन ने उधर जीता था, सब मुफ्त में दे के,
उसको मैं डेवलपमेंटल पॉपुलेशन नहीं कहूँ, वो प्योर पॉपुलिज्म है, राइट। मगर उस इलेक्शन हारने के कारण बीजेपी जो प्योरली डेवलपमेंट की पहले बात करती थी, अब उन्होंने पॉपुलिज्म को जोड़ दिया। तो इसलिए उनको भी समझ आया कि एक डेवलपमेंट जो होता है, अनलेस आम जनता के ऊपर उसका असर दिखे, वो डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं। रोड बन सकता है, मगर जो आम आदमी काम कर रहा है उसके हाथ में भी पैसा जाना चाहिए। तो एक मॉडरेशन अप्रोच जो बीजेपी और इंडिया में आई है, मैं कर्नाटक इलेक्शन का बहुत महत्व उनका इसमें मानता हूं कि उसने उनको सिखाया कि खाली डेवलपमेंट का झंडा लेकर आगे बढ़ने से फायदा नहीं, आपको पॉपुलिज्म को भी कुछ हक देना है। इसलिए ये डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म उनके, मैं इंडिया की तरफ से ज्यादा एक ध्यान दूंगा। बाकी जो अपोजिशन पार्टी है ना, वहां पे डेवलपमेंट पॉपुलिज्म शब्द शायद इस्तेमाल होगा, मगर क्या है कि एक्चुअल में जहां पे उनका सरकार है, आप उतना नहीं देख रहे हैं कि डेवलपमेंट पर फोकस है, पॉपुलिज्म ज्यादा है कि गिव अवे द पैसा टू द पुअर पीपल। तो एक, जैसे मैंने कहा ना, ये बैलेंसिंग एक्ट है, और ये नया शब्द है, रेवड़ी को रिप्लेस करके डेवलपमेंट पॉपुलिज्म एक नई शब्द है, वो मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म एक नया शब्द है, जिसे पहले रेवड़ी कहा जाता था, लेकिन सरकारों को चुनाव जीतने के लिए केवल विकास पर, डेवलपमेंट पर ही निर्भर नहीं रह पा रही है, वहाँ नहीं चुनाव जीता जा रहा है, तो पॉपुलिज्म को भी अपनाया जा रहा है, जिसे पहले रेवड़ी कहा जाता था, अब उसे नया टर्म इजाद हुआ है, डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म। अब हमारे साथ प्रशांत दुबे जी, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा से होने की संभावना है, और भाजपा एक ओबीसी चेहरे के साथ जा सकती है, लेकिन इसमें अब कितना जो महत्व है, पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनकी जरूरत थी सरकार के लिए, जब 2022 में देखा, जब स्प्लिट हुआ और वो मुख्यमंत्री बने, फिर पिछले साल 23 में अजीत पवार वापस आए, तो अब अजीत पवार एकनाथ शिंदे की कितनी उपयोगिता रहेगी, या फिर आपका मानना है कि एकनाथ शिंदे की तो रहेगी ही, लेकिन अजीत पवार भले ही वो 35 सीटें ला रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होंगे, या फिर वो इतना ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे? देखिए अनुराग जी, अजीत पवार इतने पावरफुल अभी है नहीं कि वो सत्ता को परिवर्तित कर सके। शरद पवार और अजीत पवार में बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। 35 सीटों के दम पर कोई भी किसी पार्टी पर दबाव नहीं बना सकता। शिंदे जो है, शिंदे विचारधारा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो इसी बात को लेकर पार्टी से अलग हुए थे कि उद्धव ठाकरे विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, और शिंदे जिस विचारधारा की बात करते हैं वो विचारधारा बीजेपी से मैच करती है। अगर वो बीजेपी को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को भी नुकसान दिख रहा है, उसी प्रकार से शिंदे को भी नुकसान दिखेगा। दूसरा, अजीत पवार की बात की जाए तो अजीत पवार शरद पवार की स्थिति में जाना चाहते हैं। वो एक इलाका जो है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलाका, जहाँ पे शरद पवार का वर्चस्व दिखता है, उस इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं। उनको पता है कि वो पूरे महाराष्ट्र में कब्जा नहीं कर पाएंगे, और जितना ज्यादा वो विस्तार करेंगे उतना ही वो पीछे होते जाएंगे। तो उनका टारगेट ये है कि शरद पवार की जो सत्ता है, उस सत्ता पर काबिज किया जाए। अगर उस सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो हमेशा वो राजनीति में बने रहेंगे। तो उनकी मंशा, मेरे हिसाब से ये है कि उनकी मंशा ये है कि शरद पवार के इलाके पर पूरा कब्जा किया जाए, और उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। शिंदे विचारधारा को छोड़ नहीं सकते, अगर विचारधारा के साथ रहेंगे तो उनको बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। अगर बीजेपी को ये मौका मिलता है कि वो सीएम बनाए, तो बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की जो रणनीति थी वो आपको देखने को मिली कि उन्होंने किस प्रकार से सीएम अनाउंस किया, नए लोगों को क्या, बहुत लोग सरप्राइज होगा कि वो कैसे सीएम बन गया, ये कैसे सीएम बन गया। तो मेरा ऐसा आकलन है, अब वो पार्टी तय करेगी क्या करे, मेरा ऐसा आकलन है कि इस बार अगर बीजेपी ने ओबीसी वोटों को साधने के लिए जितनी मेहनत की थी, अगर वो उसमें सफल हो पाते हैं, तो हो सकता है किसी ओबीसी पर वो दांव खेल सकते हैं। हो सकता है फडणवीस जी सीएम बन जाए, शिंदे जी को दोबारा सीएम बना दिया जाए, लेकिन ये मेरा आकलन था। क्योंकि अगर किसी नए चेहरे पर प्रशांत जी, खेला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर अब विचारधारा जो है, आपने विचारधारा की बात करी कि शिंदे अब विचारधारा को नहीं छोड़ सकते, और महाराष्ट्र के अंदर विचारधारा जो है वो अब इतनी ज्यादा मायने नहीं रख रही, क्योंकि नतीजे भी बता रहे हैं अजीत पवार अपनी विचारधारा जो थी उनकी एनसीपी की, वो छोड़ के
अलग विचारधारा में शामिल हुए, उसके गठबंधन में रहे, तो लोगों ने विचारधारा को अब पीछे रख दिया है। और जैसा कि सुनील सुब्रमण्यम जी ने बताया कि डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म जो है अब वो ज्यादा हावी हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर विचारधारा में कहा जाता है कि शाहू फूले अंबेडकर की विचारधारा लोग ज्यादा मानते हैं, तो वो अब कहीं पीछे हट गया और डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म पे जो ज्यादा पार्टी फोकस करेगी वो राज करेगी। नहीं अनुराग जी, ऐसा नहीं है। मैं शिंदे के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। पब्लिक क्या सोच रही है वो अलग मुद्दा है, पार्टी को चलाने वाले क्या सोच रहे हैं वो अलग मुद्दा है। शिंदे विचारधारा का समर्थन करते रहे, इसलिए उनको भाजपा के साथ रहना मजबूरी है, वो भाजपा को छोड़ के जा नहीं सकते। अजीत पवार का एक टारगेट फिक्स है, इसलिए वो भाजपा के साथ हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वो किसी भी प्रकार से राज्य की सरकार में भी एडजस्ट हो जाएंगे और केंद्र की सरकार में भी किसी न किसी प्रकार से भविष्य में वो एडजस्ट होने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये भाजपा को छोड़ने, शिंदे और अजीत पवार दोनों फिलहाल भाजपा को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने विचारधारा को छोड़ा, उसका तो नुकसान तो हुआ ही हुआ। उद्धव ठाकरे ने अपनी जो पार्टी का नाम रखा है उसमें UBT शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरा ऐसा मानना है कि UBT की जगह BUT अगर शब्द होता तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा फायदा होता। कोई भी बेटा अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी पहचान बतानी है, इसलिए वो अपना नाम पहले लिखता है, पिता का नाम बाद में लिखता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे जिस पार्टी का संचालन कर रहे हैं उस पार्टी को बनाने का पूरा श्रेय बाला साहब ठाकरे को जाता है। तो उद्धव ठाकरे ने जब विवाद हुआ और चुनाव आयोग ने उनको कहा कि आप अलग बनाइए, शिंदे को अलग बनाइए, तो उद्धव ठाकरे को हमेशा इस बात को प्रमोट करना चाहिए था कि ये बाला साहब उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ना कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। आपने बाला साहब उद्धव ठाकरे के द्वारा, उसमें प्रशांत जी, उद्धव ठाकरे के द्वारा 3 विकल्प दिए गए थे और उसमें दूसरा विकल्प बाला साहब ठाकरे का ही था, क्योंकि उस खबर को मैंने फॉलो किया था। तो 3 विकल्प जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए थे। उसमें दूसरा विकल्प का अंदर जो पार्टी का नाम था वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे था और तीसरा विकल्प जो था वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो चुनाव आयोग के द्वारा तीसरे विकल्प को मंजूरी दी गई और वो ये जो नाम है पार्टी का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हुआ। तो ये जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें बाला साहब ठाकरे का भी नाम था। चलिए, अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनित्रा पवार के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजीत दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है और मैं सब हमारी बारामती की जनता का पूरे हृदय से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको। देखिए, तो सुनित्रा पवार काफी खुश, बारामती की जनता को धन्यवाद देते हुए। अनुज अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे कि हम प्रशांत दुबे जी से बात कर रहे थे विचारधारा के मुद्दे पर, तो क्या माने कि महाराष्ट्र के अंदर विचारधारा अब पीछे छूट गई है और डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म जो है वो ज्यादा आगे आ गया है और उस पर अब जो पार्टी उस पर ज्यादा अच्छा करेगी वो चुनाव जीतेगी? का जो पॉपुलिज्म है तो अपने आप में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, लेकिन विचारधारा के रूप में अब ये है कि महाराष्ट्र पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ गया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उसका जो रुझान है बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। और पिछले दलितों वाली राजनीति जो चलती थी महाराष्ट्र में, अब उसको बड़ा सेटबैक लगाया और सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा है वो शरद पवार का युग खत्म हो रहा है, ठाकरे फैमिली का युग खत्म हो रहा है। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक रिवोल्यूशनरी चेंज है और भाजपा ने जिस शिवसेना को तोड़ के अपने साथ मिलाया था वही स्वाभाविक शिवसेना है, ये भी जनता ने मोहर लगाई है। तो ये बड़ा तो बात कही जाती थी कि उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी वोट है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के पास जो सिंपैथी का फैक्टर है वो इस चुनाव में बिल्कुल दिख गया कि वो सिंपैथी नहीं है। और आपने विचारधारा की बात कही कि राष्ट्रवाद वाली विचारधारा, तो क्या जो महाराष्ट्र के अंदर कहा जाता था कि साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा है वो भी पीछे छूट गई है और राष्ट्रवाद ने उसको जगह ले ली है? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बुरी तरह छा गया है। जिस तरीके से हिंदुत्व की भगवा की लहर चली है और जिस तरह से उसके नारे चले, उसमें साफ साफ दिखा कि सब कहीं ना कहीं हिंदू समाज एक हुआ है
और हिंदुओं ने बड़ा पोलराइज होकर वोट दिया है। तो उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि पहली बार अपने मराठावाद से और जातिवाद से और दलितवाद से निकल के राजनीति में एक नया स्वरूप महाराष्ट्र का निकल के आया है। और बीजेपी ने अपनी सरकार दोहराई है, अपना प्रदर्शन दोहराया है और बहुत आगे बढ़ाया है अपने आप को। और ये अब अगला जो इसमें मुझे एक चेंज दिख रहा है, वो जो एनसीपी के एमएलए हैं जीते हैं, या जो शरद पवार पार्टी गुट के या शिवसेना के बाल ठाकरे गुट के, वो भी हो सकता है कि टूटकर अपने अपने मूलधड़े में आ जाएं, अजीत पवार के साथ भी आ जाएं या शिंदे वाले गुट में आ जाएं। तो ये भी एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो बड़ी तोड़फोड़ दिखेगी आपको, एक शिफ्टिंग दिखेगी इसमें। तो अभी असली तो अब खेल अब शुरू होगा। एमएलए जीते भी हैं, महाअघाड़ी में बड़ा बिखराव और बड़ा बदलाव दिखेगा आपको। कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो 15-20 एमएलए जीते भी हैं, वो 2/3 का नियम लागू होगा और 10-12 एमएलए वो भी महायुति की तरफ आ जाएंगे। तो फिर तो महाराष्ट्र में कोई विपक्ष बचेगा ही नहीं। आप इनके सांसद भी टूट सकते हैं, वो भी शिफ्ट हो सकते हैं। एनडीए के गठबंधन में धीरे धीरे वो भी आएंगे। अगला खेल यहाँ भी ये भी शुरू होगा। अच्छा, तो फिर महाराष्ट्र में विपक्ष एक तरह से गायब ही हो जाएगा। फिलहाल तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि सांसद भी टूट सकते हैं? आपकी भी महाराष्ट्र पे गहरी पकड़ है। बिल्कुल बिल्कुल टूट सकते हैं, क्यों नहीं टूट सकते। अभी की जो परिस्थितियां विधानसभा चुनाव में जो है, उनको देख के हो सकता है कि कुछ सांसद, लेकिन वो आंकड़ा पूरा होना चाहिए। अगर आंकड़ा पूरा नहीं होगा तो सांसद जाने से थोड़ा कतराएंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नहीं टूटेंगे इसकी संभावना थोड़ा कम दिखती है। देखिए, तो आफ्टर इफेक्ट और हो सकते हैं इन नतीजों के। विधायक तो टूट ही सकते हैं और सांसद भी जो कुछ महीने पहले जीत के आए थे वो भी टूट सकते हैं, जो जीते थे विपक्ष से या महाविकास अघाड़ी के सिंबल पे, महाविकास अघाड़ी के नाम पे, लेकिन वो अपना पाला बदल सकते हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है। लेकिन वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव की जो हमारी स्पेशल कवरेज है वो जारी रखेंगे। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।